अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, इलेक्शन खां पोइ जेका सूरत हाल आहे उनमें कल्ह के प्रोग्राम में भी असां इहो डिस्कस कयोसीं त मुल्क खे हिन वक़्तु सभु खां वॾो चैलेंज जेको आहे उहो मईशत जी बहाली जो आहे। ऐं उनजा ॿ टे सबब जेके आहिनि उहो हिकिड़ो सबब इहो आहे त अॻे महीने में जेको आहे नई बजट अचण वारी आहे, यानी हलफ़ बरदारी जॾहिं नई हुकूमत जी थींदी त उनजे फौरी तौर मथां उन्हनि खे जेको आहे नई बजट ॾियणी पवंदी। ऐं उन बजट में छा हूंदो, हिन जे नई हुकूमत जो उनमें को विज़न को उनमें शामिलु हूंदो, या हीअ बजट जेका हूंदी उहा ब्यूरोक्रेट्स जी ठहियलु हूंदी। ॿियो उनखां अलावा जेको मसइलो अहम आहे उहो इहो अहम मसइलो आहे त मियां नवाज़ शरीफ़ साहब पंहिंजे तक़रीरुनि में बार बार चए थो त उनजी पहिरीं तरजीह मईशत आहे, उनजी ॿी तरजीह मईशत आहे, उनजी टीं तरजीह मईशत आहे। ऐं 100 ॾींहंनि जे बारे में माण्हुनि खे ॿुधाए पियो वञे त 100 ॾींहंनि जे अंदरि उन हल सां के बुनियादी क़दम खणी सघनि था। उन्हनि 100 ॾींहंनि में छा थी सघे थो, मईशत जी बहाली जो जेको सुवालु आहे उन सां लाॻापियल कहिड़ा बुनियादी सुवाल आहिनि, उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। जेको प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे नामियार इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर अयूब महर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मईशत की बहाली की बात हो रही है। मियाँ साहब ने अपनी तरजीहात में वाज़ेह कह दिया है कि वो मईशत की बहाली उसकी अहम पहली दूसरी तीसरी तरजीह प्रायोरिटीज़ में से वो ही होंगी। जब ये सब मईशत की बहाली का सवाल आता है तो एज बाय एंड लार्ज उससे क्या मुराद ली जाए, कौन से वो इश्यूज़ हैं जिनकी बहाली से समझा जाए कि ये मईशत की बहाली है? नहीं, अगर बहुत सिंपली बताया जाए कि आखिरी इंडिकेटर क्या होगा कि उसको देखकर पता लग जाएगा कि मईशत बेहतरी की तरफ गई है, बहाल हुई है। उसमें सबसे जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर है, और वेलफेयर का डायरेक्ट जो इंडिकेटर है वो ये कि मुल्क में पॉवर्टी लेवल कम होना चाहिए। अगर पॉवर्टी चाहे आप मतलब है किसी मेथड से करें, आप सब्सिडीज से करें, आप स्टेपन से करें, आप नेशनलाइजेशन की तरफ जाएं, आप लिबरलाइजेशन की तरफ जाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, लेकिन अल्टीमेटली जो आखिरी हिट पड़ती है वो पॉवर्टी लेवल पे पड़ती है। अगर पॉवर्टी रिड्यूस हुई है तो इसका मतलब है बाकी तमाम पॉलिसीज़ सही अडॉप्ट की गई थी, लेकिन अगर पॉलिसीज़ ख़राब होंगी तो अल्टीमेटली जो आखिरी इंडिकेटर होता है वो पॉवर्टी पे पड़ता है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। इसलिए कि लोग अनएम्प्लॉय होंगे, शॉर्टेज कमोडिटीज़ की होगी तो इन्फ्लेशन होगा, वहाँ से हमें पता लगता है कि पिछली हुकूमत के जो 5 साल थे, हालांकि वो टारगेटेड सब्सिडी की बात हुई और फिर वो जो कहा गया कि हम पॉवर्टी रिड्यूस करने के हवाले से पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को हम जो है वो सब्सिडी दे रहे हैं और इस तरह की बातें हुई, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई हैं कि पॉवर्टी बढ़ी है पाकिस्तान के अंदर, आपके ख्याल में क्या वजूहत थी? इसमें देखिए, वजूहत से पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ उसको हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। पॉवर्टी बढ़ी थी उसमें, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा ये कि वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर की सब्सिडीज़ देने की बात की गई थी। सब्सिडीज़ देने से पॉवर्टी कम तो नहीं होती, पॉवर्टी तो पहले क्रिएट हो चुकी है। उनको उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए कि वो कम से कम ज़िंदा रह सकें, उनको स्टेपन ये सब्सिडाइज़ किया जाता है। उनकी पॉवर्टी कम नहीं होती, लेकिन पॉवर्टी में उनको हेल्प करने के लिए कि वो पॉवर्टी में रहते हुए उनकी, यानी ये गरीब की इमदाद है, गुर्बत का खात्मा हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल प्रिसाइजली कि गरीब की इमदाद के लिए। बाकी वो बढ़ी कैसे है, देखें, बढ़ने का मसला ये होता है कि जिसको इकॉनमी में ट्रिकल डाउन, ये बड़ी एक कभी मज़े का खेज़ इस्तिलाह भी बन गई थी पाकिस्तान में, वो तो शौकत अजीज़ साहब के दौर में ट्रिकल डाउन। अच्छा, दोनों जो है ना, ये चाहे लेफ्टिस्ट की इकॉनमी जो किसी ज़माने में थी वो भी ट्रिकल डाउन की बात करते थे, और जो लिबरल्स हैं ये भी इसी की बात करते हैं। ट्रिकल डाउन का मतलब ये है कि ऊपर से कोई ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जाती हैं कि जिसका नीचे तक असर आना चाहिए। तो जिस लिबरल सिस्टम में रहते हुए ये ट्रिकल डाउन की बात कर रहे थे, उसमें होना ये चाहिए था कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम ना होती, इन्वेस्टमेंट बढ़ती, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती। जब लोगों को रोज़गार मिलता और इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन भी बढ़ती, प्रोडक्शन बढ़ने से इन्फ्लेशन कम होता, जॉब मिलने से लोगों के पास लोगों की इनकम बढ़ती, इनकम बढ़ने से और प्राइस कम होने से पॉवर्टी को कम होना चाहिए था। ये मैकेनिज़्म होता है सिंपली। पिछले दौर में जो होता रहा, काफ़ी पिछले पूरे डिकेड में बल्कि मैं कहूँगा जो होता रहा, लेकिन पीपल्स पार्टी तो कहती है हमने इतनी नौकरियाँ दी, इतनी नौकरियाँ दी, वो तो कहते हैं लाखों की तादाद में। नहीं, वो दी होंगी उन्होंने लाखों की तादाद में। क्वेश्चन ये होता है कि अगर एक शख्स आज एम्प्लॉय है और कल को ये भी उसको किसी जगह जॉब दे देते हैं, तो किसी अनएम्प्लॉयमेंट को जॉब नहीं दी, एम्प्लॉय का सेक्टर चेंज किया गया है एक तो। दूसरा ये कि ओवरऑल रिक्वायरमेंट कितनी है जॉब्स की, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। कितने लाख दी गई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखना ये होगा कितनी जॉब्स की ज़रूरत थी।
जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं जो पॉवर्टी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कैलकुलेट करते रहे हैं, वो गुज़िश्ता कई सालों से 7.2 आता रहा है। उसमें कोई कमी आखिरी वक्त तक पीपल्स पार्टी के 7.2 से कमी नहीं आई। वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है पाकिस्तान में, तो मुख्तलिफ रहे हैं, 5.4 से 7.2 बताते रहे हैं। तो उसमें तो कोई इस तरह की रिडक्शन नज़र नहीं आई। जब तक वहाँ रिडक्शन नज़र नहीं आएगी, इसका मतलब है अगर आपने जॉब्स दी भी होंगी तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयज़ हैं, वो तो उतने ही रहे। अच्छा, जब इकोनॉमी की बहाली की बात आती है तो उसमें क्या मतलब स्टेप्स कौन से, कोई करप्शन का ख़ात्मा, कोई अपना बिजली का बहरान का हल, या कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन, कोई या कोई अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लाना, क्या मतलब वो 5-7 स्टेप्स होंगे जो आपकी नज़र में बहसियत एक इकोनॉमिस्ट के आप कहते हैं कि अगर वो उस पर किया जाए, कोई पेशरफ्त हो, कोई ब्रेक थ्रू हो, तो उसको समझा जाए कि बहाली की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, अभी इसमें ट्रेजिडी ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टोज़ दिए हैं, उसमें इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा है कि हम ये टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं। टारगेट अचीव करने की बात सबने की है, और मेरा ख्याल है कोई भी शख्स इस तरह की रैशनल बात तो हरगिज़ नहीं करेगा कि अगर कहा जाए कि जी एक पार्टी कहती है कि हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो कोई दूसरी पार्टी ये तो नहीं कहेगी हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। या एक पार्टी कहती है कि हम रोज़गार देंगे, तो दूसरी पार्टी ये तो नहीं कह सकती हम रोज़गार नहीं देंगे। ये टारगेट्स तो सभी कह रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है कि उसकी पॉलिसीज़ क्या हैं। मैनिफेस्टो में पॉलिसीज़ दी जाती हैं, किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे, किस तरह से आप बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, किस तरह से आप एनर्जी का सलूशन निकालेंगे, किस तरह से आप करप्शन को ख़त्म करेंगे। ये पॉलिसी मेजर्स होते हैं। किसी पार्टी ने अभी तक आज तक पॉलिसी मेजर्स हरगिज़ मेंशन नहीं किए हैं। ये कहना कि शॉर्ट टर्म में ये टारगेट अचीव हो जाएंगे, विशफुल थिंकिंग हो सकती है। बहुत अच्छी लगती है ये बात कि ये होना चाहिए, लेकिन आपके पास वो मैकेनिज़्म क्या है, वो मैकेनिज़्म अभी तक किसी की तरफ से सामने नहीं आया है। मतलब ये एनर्जी का बहरान है। आज भी मैं देख रहा था कि कल कोई अपना एनर्जी प्लान जो है PMLN ने मंजूर किया है। एनर्जी का जो बहरान है आपकी नज़र में उसको किस तरह हैंडल किया जा सकता है? देखिए, एनर्जी के बहरान के जो सलूशन मौजूद हैं, और ये जो स्टेट्समैन हैं हमारे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या पॉलिटिशियंस हों, जो पॉलिटिशियन रूलिंग पार्टी में रहे हैं या जो अब आएंगे, सॉल्यूशंस उनको पता है। सॉल्यूशंस में अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं। इस वक्त 7 या 8 सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद हैं। थर्मल सिस्टम है। थर्मल में फिर 2 कैटेगरीज हैं कि आप गैस को यूज़ करेंगे या ऑयल को यूज़ करेंगे, फर्नेस ऑयल को यूज़ करेंगे, कोल को यूज़ करेंगे। कोल का आपके पास दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स मौजूद है। आप क्या हाइडल पे जाना चाहते हैं, वाटर से प्रोड्यूस करना चाहते हैं? आप अल्टरनेट की तरफ, दुनिया में 60% कंट्रीज़ जो हैं वो एनर्जी का सोर्स अल्टरनेट एनर्जी, सोलर या विंड्स को यूज़ कर रही हैं, बायोकेम में आ रही हैं। तो उसमें आप उस पे जाना चाहते हैं। मसला ये आ रहा है कि ये अवेलेबल तो हैं, सॉल्यूशंस तो अवेलेबल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हर सॉल्यूशन के पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप मौजूद है जो अपने सॉल्यूशन के लिए एडवोकेसी करता है, लॉबिंग करता है। वो तो सारी दुनिया में लॉबिंग सारी दुनिया में होती है, और उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। स्टेट्समैन या पॉलिटिशियन का बेसिकली काम ये होता है कि वो उसमें से जो मुल्क के मफाद में बेस्ट सोल्यूशन होता है उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वरना एडवोकेसी तो होगी, लॉबिंग तो होगी। हर एक के अपने बेनिफिट हैं। कोई कहता है कि आप हमसे सोलर पैनल ले लीजिए, ये दुनिया में बेहतरीन निज़ाम है, इससे आप एनर्जी दीजिए, इसका हल निकल आएगा। कोई गैस से चाहेगा कि आप थर्मल पे चले जाएं। हुकूमत को देखना ये होगा कि कौन सा नेशन के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन वो कहलाएगा जो कम्पिटिटिव प्राइस पर एनर्जी दे। एक उसका क्राइटेरिया ये है, अनइंटरप्टेड सप्लाई हो, शॉर्टेज ना हो। और तीसरा उसमें यह है कि वो जितनी जल्दी हो उसका सलूशन आपको मिल जाए। अब जितनी जल्दी सलूशन आपको मिल जाए, उसमें इस वक्त पोजीशन ये है कि आपके पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है थर्मल यूनिट्स की, उसमें आपकी जो बिजली की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी मौजूद है। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई है, इन्होंने इंस्टॉल तो करा दी है। जो IPP की स्कीम लॉन्च करते रहे हैं उसमें कैपेसिटी इंस्टॉल हो गई है, लेकिन इन्वेस्टमेंट होने के बाद, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पाकिस्तान में आ जाने के बाद, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये प्लानिंग कमीशन का फॉल्ट था या पॉलिसी मेकर्स का फॉल्ट था। उसके बाद पता लगा कि इससे बिजली तो प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन हमारे पास अब नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो गई है। ये उसके बाद ये आपको पहले बताना चाहिए था ना, कैपेसिटी इंस्टॉल करने से पहले। दूसरा आपके पास था ऑप्शन कि आप
फर्नेस ऑयल से प्रोड्यूस करेंगे। अब आपको एहसास हुआ कि फर्नेस ऑयल से तो महंगी पड़ेगी। क्या ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पहले नहीं बनाई गई थी? पहले नहीं पता था कि प्राइस फर्नेस ऑयल की कहाँ जाएगी, गैस हाँ, की ये एक शॉर्टेज नहीं हो स्टेटिक्स जाएगी? मेरे सामने है डॉक्टर साहब कि दुनिया के अंदर जो बिजली है वो तकरीबन 41 से ज़्यादा % जो है वो कोयले पे पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल है। सही। उसके बरक्स हमारे पास जो अपना बिजली की अपना कैपेसिटी है अपना, वो उसमें 40 के लगभग जो है वो हम बिजली ऑयल से प्रोड्यूस करते हैं। 30 से थोड़ा हाइडल ज़्यादा से, वो हम करते हैं गैस से। उसके बाद हम जो है वो जाते हैं अपना हाइडल हाइडल पे, से और वाटर फिर पे, हाँ। उसमें। लेकिन जिस तरह दुनिया में जो है वो दुनिया कोल, उसके बाद जो है अपना बाकी अपना अल्टरनेट सोर्सेस ठीक है ना। हमारे पास अब भी सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो ऑयल और गैस पे है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है अगर आप ऑयल जो लॉबीज़ की बात आप कर रहे हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक ऑयल इम्पोर्टर लॉबी है, वो जो सालों से अपना वो कर रही है। तो वो तो क्योंकि बहुत बड़ा अपना चंक जो है वो अपना बहुत बड़ा क्वांटम जो है ऑयल का वो जाता है बिजली की पैदावार में, तो वो तो ज़ाहिर है नहीं चाहेंगे कि वो उस सारे इस सिस्टम जी, से उसके लिए वो एडवोकेसी करेंगे, लॉबिंग हाँ। करेंगे। सोलर पे भी लॉबी हुआ है। सोलर पर और विंड्स के जो पैनल्स हैं उसके जो एक्सपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं मोस्टली वो यूरोपियन कंट्री से और यूएसए से बिलोंग करते हैं। वो उसके लिए वो एडवोकेसी करते हैं, वो एडवोकेट करते हैं कि ये आप हमसे ले लें, इसको लगाएं, इससे दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ 100% सोलर से या विंड से है। पाकिस्तान को असल में ये मैं समझता हूँ एक बहुत फॉर्चुनेट एस्पेक्ट है जिसको हमने अनफॉर्चुनेट बना दिया है। पाकिस्तान में वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों में एनर्जी का कोई एक ही सोर्स अवेलेबल होता है तो वो दूसरे सोर्स को सोचते नहीं हैं। अब जो वो कंट्री जिनका ज़्यादातर एरिया सी साइड पे होता है वो सिर्फ विंड्स एनर्जी पर जाते हैं, विंड्स पैनल पे। जहाँ पूरा साल सूरज निकलता रहता है वो सिर्फ सोलर पे जाते हैं, जहाँ दूसरे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। पाकिस्तान में कोल भी अवेलेबल है, पाकिस्तान में सोलर बड़े आराम से इंस्टॉल किया जा सकता है। पाकिस्तान में आपके पास कोस्टल बेल्ट मौजूद है, बेल्ट पूरी मौजूद है, इस बेल्ट पे विंड्स की आपके पास ऑप्शन है। ये तमाम ऑप्शन कुदरत ने पाकिस्तान को दिए हुए हैं। जिन सोर्सेज से बिजली पैदा होती है वो तमाम सोर्सेज पाकिस्तान में है। उन तमाम सोर्सेज के यहाँ होने से जो हमने एक नेगेटिव चीज़ क्रिएट की है वो ये कि उनकी लॉबीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हो गई हैं कि आप हमारा सोर्स यूज़ करें, हल निकल नहीं पा लेकिन रहा। वो जो पहले जो अपना जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो एक नए जो अपना नई चीज़ों की बात कर रहे हैं। कोल भी पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के अपना सोर्स के तौर पर नई एक अपना चीज़ है। विंड और सोलर तो बिल्कुल नई है। नहीं, लेकिन दुनिया में ये 10 साल तो हो गए हैं ठीक है, इन दुनिया चीज़ों की को। बात हाँ, मैं नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के अंदर एक तो जो अपना हाइडल की जो अपना वो है, ट्रेडिशनली हम हाइडल ठीक पे है ना? रहे। हाँ, वो जिसके अब वो कहते हैं अब भी वो पड़े हुए हैं, वो जो कालाबाग डैम की लॉबी है वो बड़े डैम्स की बात ठीक है ना, वो उस पे अपना कर उसकी रही भी है, भी लॉबिंग हो ठीक रही है, ना? एडवोकेसी और है। उसमें क्या ये तक कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक की हद तक वो लॉबिंग कर रहे जी, हैं जी, जी, जी। कि वो हमसे कर्जा लें और ये हाँ। करें, बड़े डैम बनाएं। और क्योंकि वर्ल्ड बैंक एग्री कर चुके हैं ठीक है उसके ना, लिए, और बिल्कुल। सारी दुनिया में वर्ल्ड बैंक जो है बड़े डैम्स के हवाले से बड़ा जी, बदनाम रहा है जी, कि जी। वो अपना जी, बिल्कुल काफ़ी सही। वहाँ पे अपना किराए है सारी दुनिया के अंदर। प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी हाँ। वजह से। हिंदुस्तान को देख लें, चाइना को देख लें, ब्राज़ील को देख लें, जहाँ जहाँ बड़े बड़े डैम्स को हैं, और वो तो वहाँ पे है। वो एक लॉबी है जो सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं है, वर्ल्ड बैंक की लेवल तक है वो। ये तमाम लॉबीज ठीक है इंटरनेशनल ना? हैं जी। ऑयल की लॉबी भी इंटरनेशनल है, जी, बिल्कुल। विंड्स और सोलर की भी इंटरनेशनल लॉबी है। अब जब ऐसी सूरत हाल हो तो उसमें फिर कैसे मतलब अब देखें, गवर्नमेंट का जो पब्लिक की, आवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, उसका ये फ़र्ज़ बनता है, उसको देखना ये होगा कि पब्लिक के मफाद में क्या चीज़ है, मुल्क के मफाद में क्या चीज़ है। मुल्क के मफाद में अब इस वक्त जो एक ट्रेड ऑफ आ गया है, वो ट्रेड ऑफ ये आ गया है कि एक तरफ तो हमें फिजिबिलिटी में ये देखना पड़ रहा है कि लो प्राइस सोर्स कौन सा है, लो प्राइस को हमें जाना है। अच्छा, लो प्राइस अगर हाइडल के बाद दूसरा लो प्राइस पाकिस्तान में अवेलेबल है, हाइडल के बाद वो कोल है। बिल्कुल। अच्छा, ट्रेड ऑफ ये आ गया है कि ये जो हैं हाइडल या कोल, इसमें अगर आप सिंसेरिटी से बाकी चीज़ों को सोचना शुरू करें और इनमें से आप कोई अडॉप्ट करते हैं तो आपको एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करने में 3 से 5 साल का अरसा लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि क्राइसिस इस हद तक बढ़ चुका है
कि इसका फौरी सोल्यूशन पब्लिक चाहती है। पब्लिक को इसका, पब्लिक को भी, जनरल पब्लिक को भी, इंडस्ट्री को भी। इंडस्ट्री के पास अगर एनर्जी नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होगी, मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। फौरी सोल्यूशन के लिए एक ही हल बचता है कि जो कैपेसिटी आपके पास मौजूद है उस पूरी कैपेसिटी को आप यूटिलाइज फौरी तौर पे शुरू करें। उसके लिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, थर्मल का सिर्फ ऑप्शन है कि आप या तो गैस यूज़ करें, नेचुरल गैस, या फिर आपको फर्नेस ऑयल पे जाना पड़ेगा। फिर गैस इस्तेमाल करते हैं तो फिर इंडस्ट्री को जो गैस चाहिए वो भी तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसमें देखिए, उसकी फिजिबिलिटी में ये पब्लिकली जो बात ज़्यादा मेंशन नहीं की जा रही, जब इंस्टॉल किए गए थे ये आईपीपीज़ लगाए गए थे पाकिस्तान में, वो प्लांट लगाए गए थे जो गैस से चलते हैं, तो उस वक्त बताया ये गया था कि पाकिस्तान में गैस के बहुत बड़े रिज़र्व्स मौजूद हैं और गैस की शॉर्टेज तो पाकिस्तान में 400 साल तक नहीं होगी। रिज़र्व्स मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से जो ड्रिलिंग है ना, जो आप नए विल्स निकालते हैं, वो ड्रिलिंग का काम जो है वो बंद हो चुका है। ड्रिलिंग पाकिस्तान में नहीं हो रही है। रिज़र्व्स मौजूद हैं, ज़ेर ज़मीन है, लेकिन ड्रिलिंग टोटली स्टॉप हो चुकी है। ड्रिलिंग के स्टॉप से मसला ये हुआ है, आप देखें ना, आपने पहले तो आईपीपीज़ भी लगाए कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, पावर प्रोड्यूस करने के लिए हम गैस यूज़ करेंगे। फिर अब वो वक्त भी लोगों को याद है कि आप ख़ुद ग्रीन इकॉनमी के नाम से सीएनजी किट को प्रमोट कर रहे थे। बैंक्स को, लीजिंग कंपनी को इंस्ट्रक्शंस थी, उनको इनकरेज किया जा रहा था कि आप ये लीज़ करें, ये किस्तों पे आप सीएनजी किट प्रोवाइड करें। तमाम गाड़ियों से हम पेट्रोल ख़त्म करके किट सीएनजी किट पे शिफ्ट करेंगे। वहाँ भी इन्वेस्टमेंट करवाई गई, सीएनजी स्टेशन लोगों ने बनाए। क्या उस वक्त ये फिजिबिलिटी, मैं कहता हूँ उनको बेसिकली रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए जिन लोगों ने ये रिकमेंडेशन दी थी। उनको रिकमेंडेशन देते वक्त ये एहसास नहीं हुआ था कि सीएनजी की शॉर्टेज हो जाएगी, नेचुरल गैस की शॉर्टेज हो जाएगी। हम इंडस्ट्री को भी गैस देने की बात कर रहे थे। हम गैस को आईपीपी यूनिट पावर प्रोड्यूस भी हम बड़े मुतमईन होकर हम बैठे हुए थे कि आईपीपीज़ लग जाएंगे, गैस से चलेंगे, गैस की शॉर्टेज नहीं होगी। सीएनजी किट्स हम लगाए जा रहे थे कि गैस की शॉर्टेज नहीं होगी। ये शॉर्टेज किसने की है, ये क्यों हुई है, इस पर भी स्टडी होनी चाहिए। इस पर कोई नहीं। डॉक्टर साहब देखें ना, अब जो इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात आती है, फिर तो इस वक्त जो बिजली का बहरान है मुल्क के अंदर, जो लोड शेडिंग, नहीं उसका हल तो निकालना होगा। नहीं, मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये आपके ख्याल में नहीं मियाँ नवाज शरीफ पे फिक्स होती कि अगर वो जो अपना बेनज़ीर भुट्टो की लास्ट गवर्नमेंट में 96-97 में जो अपना रेंटल पावर प्रोजेक्ट, नहीं रेंटल नहीं, केटी बंदर पे पावर प्रोजेक्ट जो लग रहा था अपना कोयल के साथ, सीपा अपना गोल्डन वू की कंपनी थी, 5200 कुछ अपना मेगावाट का वो बिजली घर था। अगर वो लग जाता तो पाकिस्तान की अब की शॉर्टेज है ही इतनी ना 5000 कुछ। नहीं, मैं यकीनन मैं कहता हूँ कि वो जो भी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके इसमें कोई हरज नहीं है कि पब्लिकली बताया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर फिक्स की जाए। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, पब्लिक तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी और पब्लिक की डिसीजन मेकिंग गलत हो जाएगी। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स, वो कोल की आपने एग्जांपल दी है, मुझे उसकी फिजिबिलिटी मैंने स्टडी की है, मुझे याद है उसमें चाइनीज़ कंपनीज जो थी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार थी, जिन्होंने बिड दी थी। जर्मन कंपनीज तैयार थी, जर्मन कंपनी अभी भी तैयार है कि उससे हम फिजिबिलिटी चेक कर चुके हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उस वक्त चाइनीज़ कंपनी ने डिमांड किया था कि हम फिक्स कर देते हैं, आप हमें 8 सेंट पर यूनिट जो है वो हमसे बिजली ख़रीदिएगा, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के तहत एनर्जी के जो आईपीपी के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको अपनी एनर्जी जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको नेशनल ग्रिड को सेल करना ज़रूरी होता है। और नेशनल ग्रिड में किस प्राइस पे सेल करेंगे ये डिटरमाइन करता है नेपरा। नेपरा को जब ये रिक्वेस्ट दी गई कि ये चाइनीज़ कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, 8 सेंट इनकी डिमांड है, तो इन्होंने कहा कि 8 सेंट में हम नहीं ख़रीदेंगे बिजली, इसको 6 सेंट पे फिक्स कर दिया जाए, 10 साल के लिए फ़िक्स कर दिया जाए। चाइनीज़ कंपनी का कहना था कि 10 साल के लिए या 7 साल के लिए 6 सेंट पे फिक्स नहीं हो सकता, इसको 8 सेंट पे फिक्स किया जाए। फिर सिर्फ 3 सालों के बाद सूरत हाल ये आ गई कि चाइनीज़ कंपनी जो थी वो वापस चली गई और फिर हम रिक्वेस्ट करते रहे कि अगर 13 सेंट पे भी हमें बिजली दे दें तो हम तैयार हैं। अब 13 पे भी तैयार हैं। नाज़रीन वक्फे खां पोइ मोटी चीन गुफ्तगू अॻिते वधाईंदासीं सां गॾु।
वेलकम बैक नाज़रीन। चौथ प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे अंदरि मईशत जी बहाली जे हवाले सां जेके मुख़्तलिफ़ ऑप्शन्स आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेके क़दम आहिनि जेका नई हुकूमत खे फ़ौरी तौर खणणा पवंदा उन जो उहे लाभाइता क़दम कीअं पंहिंजो केतिरे अरसे में पंहिंजो उनजो लाभ जेको आहे उहो आम माण्हू ताईं पहुचंदो या मुल्क जी मईशत ते उनजा असर नज़र ईंदा उन हवाले सां गुफ़्तगू असांजी हलंदड़ हुई। डॉक्टर अयूब मेहर साहब मुल्क जे नामे इक़्तिसादी माहिर असां सां गॾु आहिनि। जी डॉक्टर साहब, ये एनर्जी के जो आपने कहा कि सारे सोर्सेज मौजूद हैं और सोर्सेज सारे मौजूद हैं, लेकिन हर सोर्स के पीछे कोई लॉबी उसके लिए उसके लॉबी है और जो लॉबी है वो सिर्फ खुद को प्रमोट नहीं कर रही, वो बाकी सब के खिलाफ भी ऑपरेट कर रही है। जाहिर है ठीक है ना। तो उससे ये हो रहा है कि पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स जो हैं, वो काफ़ी अरसे से कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सके। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आखिरी जो हुकूमत थी उसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट जो बिजली का आया था अपना यहाँ पे कोल का केटी बंदर पावर प्रोजेक्ट के नाम से, वो 5000 कुछ मेगावाट का था, 5200 मेगावाट का था। उसके बाद ये छोटे IPPs जो का सिलसिला चला है वो गैस पे वो और उस पर, लेकिन वो कोई पॉलिसी जिस तरह आपने कहा कि वो फिर अब हमें बताया जा रहा है कि गैस की शॉर्टेज हो रही है। उस वक्त तो CNG किट को भी प्रमोट किया जा रहा था, IPPs को भी प्रमोट किया जा रहा था और इंडस्ट्री के लिए भी कहा जा रहा था कि हम जो है गैस पे शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, अब जो ये सारा सिलसिला आ खड़ा हुआ है यहाँ पे जिस वक्त हम खड़े हुए हैं, नई हुकूमत वो ले रही है, उसके पास आपके ख्याल में बेहतरीन सॉल्यूशन क्या होगा जो इसके तरफ हो जाए? देखें, एक सॉल्यूशन जो इमीडिएटली सोचा गया था गुज़िश्ता हुकूमत जो रेंटल पावर का नहीं, रेंटल पावर का तो बहुत एक कहानी हो गई, वो तो मैं समझता हूँ उसको तो वो तो सॉल्यूशन नहीं था। कोशिश की गई थी लेकिन उसमें भी मैं समझता हूँ जिन लोगों ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाई थी वो गलत थी। इस जो हुकूमत अभी केयरटेकर से पहले ख़त्म हुई उसने जाते हुए प्रमोट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टेप ये लिया था कि जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको यूज़ करें और उसके लिए पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो था उसको उसने एक्सेलरेट करने की कोशिश की। प्रोग्राम ये था कि उसके ज़रिए अगर इमीडिएटली गैस की सप्लाई शुरू हो जाए, क्योंकि नई ड्रिलिंग नहीं हो रही है, वेल नहीं खोदे जा रहा है नई गैस के लिए, तो ईरान से इंपोर्ट कर ली जाएगी गैस और वो गैस जो है वो IPPs को दी जाएगी, थर्मल यूनिट्स को। थर्मल यूनिट्स जो हैं वो पाकिस्तान में शॉर्टेज जो है उसको पूरा कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन था जो दूसरे सॉल्यूशन की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेटेड हो सकता था। कितने टाइम में? ये आपको 1 से 2 साल की ड्यूरेशन थी कि इसमें ये हो जाएगा। लेकिन वो तो जब कंडीशन इंटरनल और एक्सटर्नल नॉर्मल होना, शर्त ये थी, ठीक है ना? जी। लेकिन वो तो अब आपको भी पता है, हमें भी पता है, पॉलिसी मेकर्स को भी पता था कि एक्सटर्नल जो अपना जो कंडीशंस हैं वो भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि UN सेंक्शंस हैं। जी। सिर्फ अमेरिका की बात होती तो आप चाइना और दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर कुछ कर बैठते ना। UN की सेक्शंस हैं तो उसमें आप नहीं कर सकते। जब आप जाएंगे तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी हाथ खींच लेगी। ये जो IMF के कर्जे पे चल रहे हैं, ये जो वहाँ से सऊदी अरब से तेल ले रहे हैं और दूसरी जगहों से, वो सारे आपके अपना वो कर, और ये जो अपना वेस्ट की मार्केट में आपकी चीज़ें जा रही हैं, जो भी थोड़ी बहुत आपको एक्सेस है वो सारी अगर रुक जाती है तो आपका मुल्क की जो अपना मईशत है वो किस तरह आगे जाएगी? वो तो बिल्कुल बैठ जाएगी। देखिए, अगर बात की जाए ना कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की, असल जो सस्टेनेबल सोल्यूशन हो, सस्टेनेबल पर तो आप नहीं समझते कि ये जो सॉल्यूशन था ये भी एक तरह का अपना चमक थी दिखाई गई थी जो फिजिबल नहीं थी। फिर इंटरनली आप देखें, जहाँ से आप लाएंगे, बलूचिस्तान तो आपका है नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम वहाँ बिल्कुल है, सही है। रोज आपके जो काम करने वाले आएंगे वहाँ पे आप देखें, आपकी इतनी बड़ी फौज वहाँ पे बैठी हुई है, फिर भी 5 से 8% आपका टर्न आउट हुआ है। उसको मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट शुरू करने या एक्सेलरेट करने की बात की थी, कम से कम एक चीज़ उनको भी पता थी कि ये जो सॉल्यूशन है ये कोई सस्ती बिजली का सॉल्यूशन तो बहरहाल उस वक्त भी नहीं था। सस्ती के लिए नहीं, कम्पिटिटिव प्राइस के लिए ये सॉल्यूशन नहीं था। ये था अर्लीस्ट सोल्यूशन जो पॉसिबल था। मैं कहता हूँ अर्लीस्ट भी नहीं हो सकता था ना डॉक्टर साहब, कैसे होगा? सब्जेक्ट टू के पीसफुल रहे और कोई सैंक्शन वो पीस नहीं है, उसको मैं मतलब जहन में रखते हुए
वो अगर पीस नहीं है तो ये सोल्यूशन अर्लीस्ट क्या फिर ये हो ही नहीं सकता हो ही है। नहीं सकता। अच्छा, बाकी है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो ये सोल्यूशन वैसे भी नहीं था, इसलिए कि लॉन्ग टर्म के लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपको एनर्जी मिलती रहे, इम्पोर्टेंट ये है कि रीज़नेबल प्राइस पे मिलती रहे। तो ये जो थर्मल से आप बनाते हैं ये रीज़नेबल प्राइस पे नहीं होती, ये रीज़नेबल प्राइस तो होती नहीं, ये दूसरी से महंगी होती है। हाइडल के आपके पास रिसोर्सेज तो आपको अलाउ नहीं करते कि हाइडल पे आप जाएं। आपके पास सस्टेनेबल जो बचता है वो कोल का ऑप्शन बचता है। अब कोल का ऑप्शन जो है इस वक्त अगर आप शुरू करना चाहें तो अनफॉर्चुनेटली वो आपको अब 8 सेंट में तो नहीं देंगे। अब ज़ाहिर है कि डिफरेंट एग्रीमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि अगर आप सिंसेरिटी से आज ही शुरू कर दें ये प्रोजेक्ट तो भी आपको एनर्जी की जो प्रोडक्शन है उसमें 3 साल, बहरहाल कमर्शियल प्रोडक्शन में 3 साल का अर्सा, टेस्टिंग प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, वो तो थोड़ी सी प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिंग के लिए, लेकिन बाकायदा बल्क में सप्लाई के लिए आपको 3 साल का अर्सा लग जाएगा उस सोर्स को यूज़ करते हुए। जो इमीडिएट सोल्यूशन है, इमीडिएट सोल्यूशन देखिए ना, पीपल्स पार्टी वो कल परसों पीपल्स पार्टी के यहाँ पे सेनेटर आजिज दामरा साहब बैठे हुए थे मेरे साथ प्रोग्राम में। मैंने कहा भाई आपने 5 साल कहानियाँ की, बिल्कुल जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शौकत अजीज़ और अरबाब रहीम यहाँ पे सिंध के वज़ीर के तौर पर वो भी कहानियाँ करते रहे। मतलब 2 चीज़ जो बुनियादी अपना वो चीज़ हैं कि एक तो ना परवेज़ मुशर्रफ के दौर की गवर्नमेंट ना जरदारी साहब के दौर की गवर्नमेंट, एक जो बुनियादी चीज़ है कि सॉवरेन गारंटीज़ जो अपना कंपनीज मांगती हैं, वो मैं लास्ट टाइम मैंने उसको बता रहा था कि जब परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म बने थे वो आए थे थर, तो मुझे भी यहाँ से कुछ साफ़ ही कराची से गए थे उस अपना तकरीब में, तो मैं भी वहाँ पे था। तो वहाँ पे तो एंग्रो भी ये मांग रहा था, सीनो अपना जो कंपनी है चाइना की सीनो सिंध अपना उनकी भी वो भी यही मांग रहे थे, और वो जो अपना जर्मन वो सारे मांग रहे थे। तो आपको तो वो सॉवरेन गारंटी का मसला, यानी राजा परवेज़ अशरफ तो आखिरी साल में वज़ीर आज़म बने ना, तब तक 5 साल आपकी हुकूमत 4 साल आपने चलाई, आपकी जो है वो सॉवरेन गारंटी का मसला आप नहीं दे सके। नहीं, मेरा ख्याल है उसमें देखें एक कम से कम उनको इतना बेनिफिट आपको देना होगा। सॉवरेन गारंटी को इवन फ्री ट्रेड रिजीम में भी WTO ने अलाउ किया है कि सॉवरेन गारंटी की ज़रूरत हो सकती है। हमने माजी में दी है ना, आज जो PTA का प्लांट है ICI का, बहुत बड़ी सॉवरेन गारंटी 7 साल की हमने दी। PTCL को आपने प्राइवेटाइज़ किया, सॉवरेन गारंटी PTCL के लिए दी। बड़ी बड़ी जितनी भी इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में आपको गारंटीज़ देनी पड़ी हैं, ये उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। मसला ये आ रहा था कि अगर ये लोग गारंटी देते, उस वक्त एक चीज़ बहरहाल माननी पड़ेगी कि इनके दौर में अब बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी, और ये 5 साल की जो हुकूमत थी, ये इल्ज़ाम तो ये लगता है कि फ्रेंडली अपोजिशन थी। अब आप उसको स्ट्रॉन्ग कहें ना कहें, नहीं, अपोजिशन क्योंकि ये तो मचता रहा। और देखिए मॉनिटर करने वाले जो थे गवर्नमेंट को, वो जुडिशरी भी थी, अपोजिशन भी थी। ये कोई इलीगल तो नहीं था काम, नहीं, मुल्क के अंदर नहीं था, इन्वेस्टमेंट आ रही illegal है, नहीं था। और बिजली का बहरान जो सबसे बड़ा संगीन बहरान रहा है, उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर आप एक लीगल प्रोसीजर है ना, उसमें देखिए जब आप जाते हैं ना, पूरा उस वक्त सिंध में जो मिनरल के मिनिस्टर्स थे, जिस वक्त ये कंपनीज तैयार हो गई थी, चाइनीज़ कंपनीज, उस वक्त बात हो रही थी, तो वो चाह रहे थे कि प्रोडक्शन शुरू कर दी जाए। पूरा सिंध कोल अथॉरिटी ये चाह रही थी, जो बाद में थर कोल अथॉरिटी में जिसको कन्वर्ट किया गया। मसला तो थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड बना दिया गया, बाद में बोर्ड बना दिया गया, उसको सिंध कोल अथॉरिटी को ख़त्म ही कर दिया गया था। जो बात हो रही थी नेपरा के दरमियान और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के दरमियान, जो एक इशू रेज़ हुआ था, देखिए आइन के तहत यह है कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें कोल भी शामिल है, वो प्रोविंसेस की प्रॉपर्टी है, उसको प्रोविंसेस ने यूज़ करना होता है। वो जैसे चाहे यूज़ कर रहे थे, प्रोविंस ने डिसाइड करना था कि उससे हम एनर्जी बनाएं। ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था ना। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उस एनर्जी को बेचना पड़ रहा था नेशनल ग्रिड को सिर्फ, और उसके प्राइस के डिटरमाइन करने वाला अदारा नेपरा था। नेपरा फेडरल सब्जेक्ट है, फेडरल इंस्टीट्यूशन है। ये जो एक झगड़ा था जिसमें नेपरा के मौक़िफ़ ये था कि हम 6 सेंट से ज़्यादा नहीं देंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इन्वेस्टर्स कहते थे, दोनों कहते थे कि हम 8 सेंट पे एग्री कर रहे हैं। ये इस हद तक ये झगड़ा रहा कि आखिरकार वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैं समझता हूँ उसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा, पॉलिटिशियन से ज़्यादा, ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊँ दूसरी जो वहाँ पे मैंने सुनी, एक डाउट था अपना
इन्वेस्टर्स के अंदर कि आप जो हमें कह रहे हैं कि हम आके इतना पैसा लगाएं, ये जो हम बिजली यहाँ पे थर में प्रोड्यूस करेंगे उसको जो हाई ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वटियारी ग्रिड से में जाके आपने वो नेशनल ग्रिड के साथ मिलाना है। जी। आप तो उस प्रोजेक्ट की कोई अपना कोई समरी मंजूर करें, कोई फिजिबिलिटी मंजूर करें, कोई प्रोसेस में जाएं कि इसको बिड करें, कुछ नहीं हो रहा था। जब आप खुद कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम बना के क्या करेंगे? वो एक इंटेंशन नजर आ रहा था जैसे उस प्रोजेक्ट में फेडरल गवर्नमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, मैं तो देख के हैरान रह गया कि ये सारा दिन कोयले की बातें करते थक इनके जो अपने गले खुश्क हो जाते। बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुए, मीटिंग्स होती रही। मैंने कहा ये तो बुनियादी चीज़ है कि आप ट्रस्ट इन्वेस्टर को किस तरह देंगे जब आप जो है वो कह रहा है कि भाई हमें आप कह रहे हो कि इतने अरब ला के यहाँ पे इन्वेस्ट करो। बिल्कुल सही। मैं कोई पागल कुत्ते ने मुझे काटा है कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी सीरियसनेस तो ये है कि आप ये जो बुनियादी असल में बायर किसी भी चीज़ का जो सेलर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो उसका पहला क्वेश्चन होता है मेरी प्रोडक्ट का बायर कौन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ बायर का इंटरेस्ट गॉड नोज बेटर के क्या इसके पीछे रीजंस थे, बायर्स का इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा था किसी भी तरह से शो। वही मैं कह रहा हूँ ना। और अब जब मियाँ साहब आएंगे, ये नई हुकूमत आएगी, जिस तरह आपने कहा कि वो पिछली गवर्नमेंट ने जो लास्ट रिजॉर्ट दिया था वो फिजिबल नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो तो एक अपना पॉलिटिकल स्टंट था कि हम जा रहे हैं, और वो शायद पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका को एक पत्ता दिखाया था कि भाई आप अगर इस तरह नहीं करें तो हम जरदारी के पीठ पे बैठ के इधर चले जाएंगे। लेकिन उसमें भी सॉवरन गारंटी मौजूद नहीं है। नहीं, वो तो बात की बात है ना, ये तो अभी पता है कुछ चला गया था ना, तो वो तो नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जब इसको जाना होगा अपना बिजली के बहरान के लिए हल के लिए, जो अपना एनर्जी के क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए, तो लामहला इनको कोल की तरफ जाना नहीं, लामहला जाना होगा। लेकिन उसमें देखिए फिर हमें इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो कौन सी लॉबीज़ हैं जो कोल से एनर्जी की प्रोडक्शन को अपोज कर रही हैं। हमें उनको आइडेंटिफाई ज़रूर करना चाहिए, उनको हमें जहन में रखना होगा। उसमें उस वक्त तो नज़र आ रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट का इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को कौन से लोग ऐसे हैं फेडरल गवर्नमेंट में जो चाह रहे हैं कि ये फिजिबल ना हो, और उनके क्या इंटरेस्ट हैं, वो कौन सी लॉबीज़ हैं, उनके पास क्या सोल्यूशंस हैं। वो तो आपने कह दिया ना कि हर जो अपना बाकी इसके एक सोर्स के अलावा बाकी जो भी सोर्सेज हैं वो हर सोर्स के पीछे एक लॉबी है। जी जी, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है ना, वो उसका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, वो सब उसको रोकने की कोशिश करेंगे। वो ऑयल प्रोड्यूसिंग अपना जो लॉबी है, इम्पोर्टर्स लॉबी है, वो जो कालाबाग डैम और हाइडल अपना प्रोजेक्ट्स की जो लॉबी है, वो जो अपना विंड और अपना सोलर की जो लॉबी है, वो सारी लॉबीज़ इसके ख़िलाफ़ ऑपरेट करेंगी और कन्विंस करेंगी और पुरकशिश ऑफर्स देंगी और किकबैक्स भी देंगी, बहुत कुछ देंगी। जी जी। लेकिन एंड ऑफ द डे दैट इज़ द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसका डिसीजन होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर फिक्स होती है। अब हाँ सही है। मैं ये अब जो अपना जरदारी साहब वहाँ से हार गए हैं पंजाब में, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर तो ये लोड शेडिंग और पावर आउटरेजेस थे ना, क्योंकि वो 5 साल से वो जो लोग उस कर्ब से गुजरे हैं जी। और ख़ास तौर पर जब ये इलेक्शन हो रहे थे मई के महीने में, तो उस वक्त भी वहाँ पे अपना गर्मी और वहाँ पे ये इतना शदीद लोड शेडिंग का बहरान। ठीक है ना। और अब कल के अखबार, आज के अखबार में ये अपना फ़ोटो भी छपा है कि वो लोग जो है वो किस तरह नहरों में, लाहौर में अंदर, मतलब बिजली भी नहीं है, गर्मी इतनी सख्त है और कोई अल्टरनेट नहीं है। सही। तो अगर मियाँ साहब भी उस अपना गोरख धंधे में फंस गए, उस भूल भलिया में इधर उधर रास्ता तलाश करते रहे, जिस तरह जरदारी साहब करते रहे, कभी एक लॉबी ने, कभी दूसरी लॉबी ने, कभी तीसरी लॉबी ने, कभी चौथी लॉबी ने, हर एक ने एक ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास प्रेजेंटेशन वो पेश करते हैं। तो ज़बरदस्त क्या बात होती है, बहुत अच्छी सीरीज देते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। और वो फिर आपको बताते हैं, और फिर जो और हर एक के लॉबी की प्रेजेंटेशन जो मैंने अटेंड की उसमें था कि इसके अलावा कोई पॉसिबल ऑप्शन नहीं है, हर एक की रिकमेंडेशन यही होती है। ठीक है ना। तो मैं कहता हूँ कि उसको बहरहाल कोई डिसीजन करना होगा। अब ये मईशत की बहाली का एक इशू तो ये है एनर्जी का। कहते हैं कि करप्शन पाकिस्तान के अंदर जब तक ख़त्म नहीं होगी मईशत बहाल नहीं हो सकती। ये क्योंकि टैक्स कलेक्शन के अपना निज़ाम में भी करप्शन है, और फिर बाकी जो अपना आपके डेवलपमेंट के फंड्स हैं उसका भी 60 से 70% जो है वो करप्शन के नज़र हो जाता है। ये जब इतनी मुल्क के अंदर करप्शन होगी तो फिर मईशत कैसे बहाल होगी? करप्शन नहीं होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल सही है, इस पर तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। अगेन वही बात है कि जो मैं शुरू में कह चुका हूँ कि किसी भी पार्टी ने इंक्लूडिंग PMLN ये तो मेंशन ये तो करते हैं कि जी करप्शन को ख़त्म करेंगे,
लेकिन उसका कोई मेजरमेंट नहीं देते, उसका कोई क्राइटेरिया कि क्या मोडिस ऑपरेंडी क्या होगा, किस तरह से ख़त्म करेंगे। पहली बात तो है कि ये नहीं कोई मेंशन करता। दूसरी चीज़ ये कि करप्शन को 100 डेज़ में ख़त्म करना, ये मैं समझता हूँ ये एक स्लोगन्स के तौर पर तो हो सकता है, नारा तो हो सकता है, लेकिन 100 डेज़ में करप्शन को 100 डे में तो आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा सकते कि करप्शन किस किस तरह से होती है, क्या क्या वो तो उनको मैकेनिज्म पता है। है, ये काफ़ी अरसा हुकूमत में रहे हैं, अपोजिशन में रहे नहीं हैं। सर, अपोजिशन में ज़रूर हैं। करप्शन पॉलिसी लेवल की स्टेज पे हो सकती है, करप्शन पॉलिटिकल सिस्टम में भी हो सकती है, करप्शन एग्जीक्यूशन की स्टेज पे भी हो सकती है। करप्शन इतनी स्टेजेस पे है, जो अपरेंटली करप्शन नज़र आती है उससे ज़्यादा खतरनाक करप्शन वो है जो अपरेंटली बहुत नज़र, साइलेंट है, जो साइलेंट है, वो ज़्यादा खतरनाक है। उसको भी, उस हिडन करप्शन को नहीं, भी मैं हमें, समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है उसके जितने भी फॉर्म्स हैं, कम से कम ये 1-2-3 जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ासतौर पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो 2-2, 3-3 मरतबा हुकूमत के अंदर भी रही हैं और अपोजिशन के अंदर भी रही हैं, तो दे नो कि करप्शन किस किस स्टेज पे किस तरह प्रिवेल एग्जिस्ट करती है। मेरा अंदाज़ा ये है। नहीं ठीक है, उसमें बहुत सारा इनको पता होगा, लेकिन तमाम फैक्टर्स मैंने बहुत सारा, चले बहुत सारा होगा, बहुत सारे पे इत्तेफाक प्रॉब्लम है। ये आ रही है ना इसमें, जब ये स्लोगन आता है करप्शन का, आप देखें बाज़ दफ़ा ये होता है कि करप्शन के ख़ात्मे पर इन्वेस्टर्स का या स्टॉक मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव चला जाता है। बाज़ मरतबा ये भी नोट किया गया। वो कैसे, वो थोड़ा समझाएं। नहीं, वो होता ये है कि जब ये कहते हैं कि हम अकाउंट, मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में जो करप्शन के ख़िलाफ़ स्लोगन शुरू हुए, एक्शन लिए गए या नहीं लिए गए, क्या एक्टिविटीज़ रही, अपार्ट फ्राम दिस, पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान में अयूब खान के दौर से लेकर उसके बाद जितने भी अकाउंटेबिलिटी के ऑफिस बनाए गए, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाए गए, नैब बनाया गया, ये सब जितने मुख्तलिफ लोग आते रहे, मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं, हर रेवोल्यूशन जो आया वो इस नारे पे आया कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे। हर एक लीगल या इलीगल हुकूमत के पीछे ये नारा मौजूद था कि हम करप्शन ख़त्म करने आए हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में जहाँ भी मैं समझता हूँ डेमोक्रेटिक निज़ाम ख़त्म किए गए हैं, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता था, दुनिया के तमाम मुल्कों में वो निज़ाम करप्शन के नारे पे ख़त्म किए गए हैं। तो बाज़ औक़ात ये ख़तरा महसूस होता है कि करप्शन को वाकई ख़त्म करने की बात की जा रही है या करप्शन के ख़ात्मे के नाम पे कोई और कुछ लोगों को तंग करना मकसूद है। जिस वक्त आपको याद होगा कि जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाला था, तो इनके जो शुरू के 3 साल थे, शुरू के 3 साल में तो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं थे ना, उस वक्त तो असम्बलीज नहीं थी। तो पहले 3 साल में जब अकाउंटेबिलिटी का नारा सामने आया था, तो उस वक्त स्टॉक मार्केट से बहुत नेगेटिव रिएक्शन सामने आया था। स्टॉक मार्केट डिक्लाइन कर गई थी उन पहले 3 सालों में। बाद में तो वो बड़ी तेज़ी से उनके दौर में इम्प्रूव हुई है, लेकिन शुरू के 3 सालों में लोग बैंक्स, बिजनेसमैन बिज़नेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन नहीं लेते थे, इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करते थे, इसलिए कि लोन की एप्लीकेशन देंगे तो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी, ये पैसे कहाँ से आ गए। तो बाज़ दफ़ा इसके बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं सामने। देखना ये होगा कि वाकई सिंसेरिटी से करप्शन के ख़ात्मे के एक्शन लिए जा रहे हैं या कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया और हमने मईशत के हवाले से आज थोड़ी अपना उसकी 1-2 नुकात पे बात की, क्योंकि अभी काफ़ी नुकात हैं। ख़ास तौर पर टैक्स के जो अपना कलेक्शन का जो निज़ाम है, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता है कि बहुत ही नैरो टैक्स बेस है पाकिस्तान का, और टैक्स टू जीडीपी रेशो वो भी सिंगल डिजिट में है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का निज़ाम है, अनजस्ट पे अपना उसको को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि 16, 17% जो है जनरल सेल्स टैक्स लिया जाए और वो इनकम टैक्स की मद में आप उतना न कर सकें। बहरहाल वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होनी है, और फिर बाकी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका मईशत पे भी ज़ाहिर है इम्पेक्ट पड़ता है। और फिर जो इमीडिएटली सवाल है कि IMF के पास जाया जाए या न जाया जाए, फौरी तौर पे आपको बजट बनाना है, ठीक है ना, बिल्कुल, तो वो बहुत अहम सवाल है। और मियाँ साहब जो अपना खुद नसारीब का और कासा तोड़ने की जो बात करते रहे हैं, वो इस मरतबा क्या अपना लेंगे? खैरात और भीख से जो है वो परहेज़ की बात करते रहे और ख़ुददारी की बात करते रहे, उसके पास अब क्या ऑप्शन हैं, ये सारे सवाल रह गए। बहरहाल हमारी ख्वाहिश होगी कि आने वाले दिनों में आप हमें टाइम दें और इन नुकात पे हमसे बात करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू तामुदी प्रोग्राम जो वक्त पूरे थे तो पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश के इजाज़त सदाईं गॾु।